नमस्कार, राम राम साहब। मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित आप सगळारो घणे मानसो घणे हेतु स्वागत करूँ हूँ एक खास कार्यक्रम में। डीडी राजस्थान आप सगला दर्शकों वास्ते समय समय माथे अलग अलग कार्यक्रम लावे जिनमें मैं कई सारी बातें करा। वे बातें समाज हित में वे बातें कई विषयों जुड़ी होड़ी वे। लेकिन राजस्थान ने अगर आप गौर देखा तो पशुपालन राजस्थान एक प्रमुख अंग है और पशुपालका और किसान भाई बहनारे सारू एक खास कार्यक्रम आप लेने आया हमें। वे कार्यक्रम का नाम है भेड़ारी बाता और भेड़ारी बाता केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर और डीडी राजस्थान रे संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है। इन कार्यक्रम में आप भेड़ बकरियां रे जो बीमारियां होया करे वे बीमारियां कहीं हुआ करे वाणो नियंत्रण की करा उन सारू बात करने वास्ते आज माने साथे बिराजा है डॉक्टर जी सोनावड़े, डॉक्टर गणेश गंगाराम सोनावड़े जिका प्रधान वैज्ञानिक है और विभागाध्यक्ष है पशु स्वास्थ्य विभाग अविकानगर में। डॉक्टर साहब आप घणो घणो स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो शुरुआत करा डॉक्टर साहब भेड़ और बकरियां मायने देखे पशुपालक सगला आपरे जो भेड़ बकरियां हैं वने बहुत अच्छे से रखे पूरा रख रखाव करे समय समय वाने पूरो जितनी भी दवाएं रो ध्यान रखे फिर भी वे बीमार हो जावे तो बीमारी रो प्रमुख कारण का है डॉक्टर साहब? किसान भाइयों, भेड़ बकरी पालन यह एक राजस्थान में खेती का अभिन्न अंग है। जब हम पशु को अच्छी खिलाई पिलाई करते हैं, उसका खान पान अच्छा रखते हैं, तब पशु के उत्पाद में बढ़ोतरी हो जाती है जी। और हमें पशु से अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बीमारी आ जाती है और एक साथ 10-12 जानवर 100 में से वो बीमारी के कारण मर जाते हैं। तो किसान को बहुत इसका नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि ये बीमारियां कौन सी होती है, इनके कारण क्या होते हैं और इन बीमारियों से हम कैसे बचें। तो इन बीमारियों के कारण प्रमुख कारण 4-5 है, जैसे कि जीवाणु जनित बीमारियां, विषाणु जनित बीमारियां, कवक जनित बीमारियां, कृमि से उत्पन्न होने वाली बीमारियां और गैर संक्रामक बीमारियां। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप अलग अलग बीमारियां का प्रकार तो बता दिया, तो आप शुरुआत करा जो जीवाणु जनित बीमारी शायद इन्हें बैक्टीरिया भी बोले इंग्लिश में और किसान भाई बहन जो पशुपालक है वे अच्छे से समझे कि वायरल बैक्टीरिया होया करे। तो जीवाणु जनित बीमारियां कौन सी है, इन्हों आप बचाव क्या कर सका? जीवाणु जनित बीमारियां कई सारी होती है, लेकिन हम आज यहाँ 3 प्रमुख बीमारियों की बात करेंगे। पहले जो 1 नंबर में आती है बीमारी वो है फड़किया की बीमारी, जिसको किसान ईटी भी बोलते हैं, एंट्रोटॉक्सिमिया। ये जीवाणु जनित बीमारियां है। ये क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस टाइप डी के फड़किया बोले ना, फड़किया क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस टाइप डी के प्रादुर्भाव से होती है। ये प्रमुख बीमारी इसलिए है कि इसमें मृत्यु दर बहुत है और ख़ास करके जो मेमने होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक। इसके लक्षण ये होते हैं कि जो मेमना है वो अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको बुखार आ जाता है, खान पान में कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों को इससे बहुत नुकसान हो जाता है। अब इसका बचाव क्या करें? तो इसका बचाव करने के लिए हम इसका साल में 2 बार वैक्सीनेशन करना, टीकाकरण करना आवश्यक है। और इनका लक्षण कहीं हो सके डॉक्टर साहब, जो आप जो बताए अचानक से मेमने में उत्पन्न हो जावे, कुछ लक्षण होता है? जो मेमने बच जाते हैं, मतलब मृत्यु नहीं होती है, वो सुस्त हो जाते हैं और सुस्त हो जाने के बाद उनको बुखार आता है, उसका पेट में दर्द हो जाता है और पेट में दर्द के कारण वो पेट पे पैर मारते हैं। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो अगर हमें इससे बचना है तो टीकाकरण ही इसका एक उपाय है। बिल्कुल। और जो बचे हुए जानवर है उनको पशु वैद्य के सहायता से हम उसका इलाज कर सकते हैं।
तो फड़किया बीमारी आप जो डॉक्टर साहब बताई कि इनमें अलग अलग लक्षण दिखा करे, मेमना में होया करे ज़्यादातर, और मेमनो जो आप डॉक्टर साहब जी बात बताई विन तरह करने लग जाए, तो सर जीवाणु जनित और कोई बीमारी फड़किया रहा? दूसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है निमोनिया की बीमारी। आमतौर पे निमोनिया की बीमारी जब वातावरण में बदलाव हो जाता है या वातावरण से स्ट्रेस हो जाती है, जैसे कि ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा गर्मी पड़े या ज़्यादा सर्दी पड़े, तो इस स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण ये बीमारी आ जाती है। ये बीमारी पाश्चुरेल्ला मल्टोसिडा और मैन हेमोलाइटिका के कारण हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण है कि पशु छींकता है, उसके नाक से छेड़ा आ जाता है, उसको बुखार आ जाता है और निमोनिया हो जाता है। निमोनिया मतलब है उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 10 से 12% बड़े जानवरों की मृत्यु हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको ये करना है कि जैसे आपको बीमारी के लक्षण दिखे तब उस पशु को आपको रेवड़ से अलग करना है तुरंत, और उसका एंटीबायोटिक से इलाज करना है। 3 से 5 दिन अगर एंटीबायोटिक से आपने इलाज कर दिया तो वो जानवर ठीक हो जाता है। अगर उसी जानवर को आपने रेवड़ में रख दिया तो वो बीमारी और पशुओं में फैल जाएगी और उससे आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आप बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी जो प्रमुख बीमारी है इसमें जो भेड़ बकरियों में होने वाला गर्भपात। बिल्कुल, उन्हें चर्चा कर सा तीसरा जो बीमारी आप बताई, उन्होंने पहले जो डॉक्टर साहब बताई कि जो निमोनिया बीमारी है, जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं, इनमें अगर किसी भेड़ या बकरी ने बीमारी हो जावे तो उन्हें रेवड़ से अलग कर दियो ताकि दूसरा में संक्रमण नहीं फैले, और उन्हें उपचार नज़दीक जो स्वास्थ्य केंद्र बैठे ले जाओ, जैसे डॉक्टर साहब आप पशु की जाँच करेला और उन्हें उचित दवाई देला। तो डॉक्टर साहब आप जो बात अबार कही कि गर्भपात की बीमारी, तो सबू पहली जो बात हुआ करे कि पशुपालक रे किसान भाई बहना रे वास्ते कि वंश आगे बढ़े भेड़ारो। भेड़ आपरी अच्छी है, बकरी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने वंश भी आगे बढ़े। लेकिन कई बार गर्भपात की समस्या हो जाए तो कितो महत्वपूर्ण है, कितो गंभीर है, इस बारे में जानकारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है और गंभीर भी है। इसमें आपका जो आने वाला क्रॉप होता है वो एबॉर्शन के कारण या गर्भपात के कारण नष्ट हो जाता है, तो किसान को बहुत ही नुकसान हो जाता है। इसके कारण जो है कई सारे जीवाणु है इसमें। एक तो ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेला ऑर्गेनिज्म है, दूसरा है क्लैमाइडिया, कैम्पैलोबैक्टर और कई सारे कारण है। लेकिन इसमें जो ब्रुसेला नामक जीवाणु है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत नुकसानदायक है, जो भेड़ में और बकरियों में गर्भपात कर देता है। तो इसका हम बचाव ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इलाज है वो बहुत लंबा चलता है और खर्चीला भी होता है, जो पशुपालक को मतलब पशुपालक के वो कर नहीं पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका बचाव ही करना एकमात्र उपाय है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है कि जो जिस भेड़ का गर्भपात हुआ है उस भेड़ को आप अलग करिए और उसकी जांच करिए ब्रुसेल्ला के लिए। जांच करने के बाद जो भी पॉजिटिव भेड़ें आती है उनको अपने रेवड़ से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपके बाड़े की साफ सफाई करनी है, ताकि उसका जो संक्रमण है वो दूसरों में ना जाए। और एक ध्यान देना है इसमें, जो आपका नर आप इस्तेमाल करते हो भेड़ों में, उसकी भी जांच करानी है। अगर वो पॉजिटिव है या ब्रुसेला से बाधित है तो और भेड़ों में वो बीमारी फैलाएगा। इसके लिए अपने नर की भी जांच कराइए। कहने का मतलब ये है, जो भी बाधित पशु है उसको आप अपने रेवड़ से निकाल दीजिए, यही फायदेमंद है, क्योंकि इसका इलाज बहुत ही लंबा चलेगा। तो ऐसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और बचाव की बात आप करी, डॉक्टर साहब पूरी बात बताई कि आज जो बीमारी है गर्भपात बीमारी भेड़ा में बकरिया में, खासतौर भेड़ा में, विनो इलाज बड़ो महंगो है, तो इन्हें एक ही उपचार है कि उन्हें बचाव रखो। सर बचाव वास्ते और कहीं कर सका, और कई प्रिकॉशन आप और प्रिकॉशन इसकी ये है कि ये जूनोटिक बीमारी है, मतलब ये पशु से आदमियों में भी फैलती है। अच्छा, आदमियों में भी फैलती है। तो इसलिए
हमें इससे बचाव करना महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि जब एबॉर्शन होता है या गर्भपात होता है, तब उसका जो मटेरियल होता है, उसकी जड़ होती है, जरायु होती है या भ्रूण होता है, इस मटेरियल को हमें ऐसे ही खाली हाथ से नहीं उठाना है, हमें हाथ में दस्ताने पहनना है। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो आप पॉलीथीन भी हाथ में पहन सकते हैं। उसको उठा के आप दूर ले जाके गाड़ सकते हो या उसको जला सकते हो, ताकि दूसरे भेड़ों में या दूसरे रेवड़ के भेड़ों में इस बीमारी का फैलाव ना हो जाए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर इन बीमारियों पीड़ित कोई जानवर है तो उन्हीं जो जड़ है, अगर आप हाथ में दस्ताना पहनो, ग्लव्स पहनो, नहीं वे तो कोई पॉलीथीन की थैली वे वह हाथ में डाल लो और वो उठाओ। और साफ सफाई डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है। भेड़ बकरियां जो बाड़ा वगैरह है उनमें साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज तो बात होगी गर्भपातरी जीवाणु जनित रोगारी, आप बात करी डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब अगर बात करना वायरस जो बोलिया करे लोकल भाषा में कि वो वायरस फैल गया है, तो भेड़ बकरियां में भी कोई वायरस फैलिया करे, वायरस से कोई बीमारी होया करे? वायरस जनित विषाणु जनित बीमारियां बहुत है, लेकिन हम 2-3 बीमारियां हैं उनके बारे में ही यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे कि एक नंबर पे है पीपीआर की बीमारी, जिसको अंग्रेजी में पेस्टिस डिस्पेटिस रुमिनेंट्स बोलते हैं, और किसान भाई इसको काला छेरा बोलते हैं। काला झर्रा, काला छेरा, काला छेरा, अच्छा। मतलब दस्त लगना। अच्छा अच्छा, हाँ, काले कलर का दस्त आ जाता है, इसलिए इसको काला छेरा बोलते हैं। तो ये बीमारी पूरे देश में खतरनाक है, जो कि ये विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु का कोई इलाज नहीं होता, इसके प्रति कोई प्रतिजैवक नहीं होता है, इसलिए इनका टीकाकरण करना यही बचाव है। तो पीपीआर का हमें टीकाकरण करना आवश्यक होता है। इसके लक्षण ये होते हैं कि अचानक आपके भेड़ों में मृत्यु शुरू हो जाती है। इसके लक्षण ये होते हैं कि पहला लक्षण है तेज बुखार, दूसरा लक्षण है इसके फेफड़े खराब करना, सांस में तकलीफ होना, और तीसरा लक्षण जो महत्वपूर्ण है जिसको हम बोल रहे थे वो है तेज दस्त। और कभी कभी ये तेज दस्त काला भी हो जाता है, क्योंकि अंदर की आंतें जो होती है वो खराब हो जाती है, इसके कारण तेज दस्त होता है, और तेज दस्त के कारण फिर भेड़ की मृत्यु हो जाती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि आपके 10 से 80% भेड़े ये बीमारी में मृत्यु हो सकती है, इतनी खतरनाक है। तो इसके बचाव के लिए हमें इसका टीकाकरण करना ही करना है। ये टीकाकरण आपको 3 साल में एक बार ही करना है। जब मेमने 3 से 4 महीने के होते हैं तब इसका आप टीकाकरण करिए, और वयस्क जानवर है उसका भी टीकाकरण करिए, तो 3 साल आपकी भेड़ें सुरक्षित रहेगी। और जो वायरस पे कई नाम बताओ सर, जिन्हें काला झर्रा जो वायरस होया करे? इसका पेस्टिस डिस्पेटिस रुमिनेंट्स, ये पीपीआर बोलते हैं, पीपीआर वायरस है। तो पीपीआर वायरस के बारे में डॉक्टर साहब आप जानकारी दी और बहुत गंभीर बताया कि राजस्थान में भी ज़्यादातर भेड़ारी जो मृत्यु हुए, मृत्यु दर मायने और वायरस सबू ज़्यादा होया करे। तो इनो एक ही इलाज है, आप समय माथे नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र जाओ, वठे टीकाकरण कराओ, और टीकाकरण में भी जो मेमनो होया करे मैंने 3 से 4 महीना तक वो टीकाकरण वे सके, और वयस्क रो भी कौन सी उम्र तक वे सके? 3 से 4 उम्र का जब मेमना होता है तब उसका टीकाकरण करें, और साथ में रेवड़ में जो वयस्क जानवर है उनका भी टीकाकरण करें। तो आप 3 साल के लिए सुरक्षित हो गए। 3 साल री मियाद तक एक बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण महत्व जानकारी दी है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आप जो बात बताई वो पीपीआर वाली बताई, इसके साथ एक जो मनुष्य में भी होया करे बीमारी, एक चेचक मातारी बीमारी बोला, वह जानवर में भी होया करे? जी, इसको भेड़ चेचक या बकरी चेचक कहते हैं, जो माता की बीमारी आमतौर पे हम किसान भाइयों इसको कहते हैं, माता की बीमारी है। ये भी विषाणु जनित बीमारी है, और इसको आसानी से किसान समझ सकते हैं, क्योंकि माता की बीमारी में त्वचा पर फोड़े आ जाते हैं और घाव हो जाते हैं, और कभी कभी मवाद भी आ जाता है। तो ये बीमारी आसानी से हम पहचान सकते हैं। इसका जैसे मैंने कहा कि वायरस में कोई एंटीबायोटिक नहीं काम करता है, इसलिए इसका भी हमें बचाव करना चाहिए। आपके क्षेत्र में अगर ये बीमारी चल रही है तो इसका टीकाकरण आपको साल में एक बार करना है।
बिल्कुल। तो मातारी बीमारी जो चेचक बीमारी कह रहे हैं, जिनमें पशु रहे, भेड़ा रहे, बकरियां रहे, फफूला टाइप हो जाए, फफूले हो जाते हैं ना? फफोले हो तो जाते चेचक बीमारी जो मनुष्य में फैली, भेड़ा में भी फैले करे, और इन्हों बचाव भी वही है कि समय रहता टीकाकरण कराओ, और अगर बीमारी हो जाए तो नज़दीक पशु स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ और अपने जानवर ने आपने बठे दिखाओ। डॉक्टर साहब, अब बीमारी की बात चल रही है तो एक और बीमारी भेड़ा में बकरिया में कॉमन होया करे, एक नीली जीभ पड़ जाया करे, शायद ब्लू टंग कहवे उन्हें, नील जीवा, वह कई बीमारी है, इना लक्षण और उपचार बताओ। ये बीमारी ब्लू टंग है। ये ब्लू टंग जो बीमारी है, इसका फैलाव जो है, प्रादुर्भाव जो है, कुलिकोइडिस मच्छर द्वारा एक भेड़ से दूसरे भेड़ में हो जाता है। जहाँ जिस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, या नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, इसमें इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप है क्योंकि वहाँ मच्छर ज़्यादा है। हमारे राजस्थान में इस बीमारी का प्रकोप कम है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश कम होती है, इसलिए मच्छर कम हो जाती है, मच्छर कम होते हैं और इसका फैलाव कम होता है। तो अगर आपके यहाँ ये बीमारी आ जाती है तो इसका टीकाकरण करना आवश्यक है, अन्यथा इसका टीकाकरण करने की जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। और हो जावे तो उपचार कहीं कर सकते? आपको टीकाकरण ही उपचार है। हाँ। इसमें मार्केट में, बाजार में टीका अवेलेबल है, जो 5 इसके अलग अलग स्ट्रेन है ब्लू टंग के, उसको मिला के ये टीका बनाया है। तो आप कोई भी कंपनी का टीका मार्केट से खरीद के लगवा सकते हैं आपके क्षेत्र में अगर ये बीमारी है तो। बिल्कुल। तो ब्लू टंग इन्हें क्या वैसा नीली जीभ पड़ जाए करे, इनमें भेड़ बकरियां रही, और डॉक्टर साहब कहे कि आज जो राजस्थान जो भौगोलिक स्थिति है, अठे बारिश कम हुए, और बारिश कम हुए तो मच्छर भी कम हुए, तो एक मच्छर री एक प्रजाति वे बिन काटिया सु आ बीमारी हुआ करे, वह तो गंभीर बीमारी, लेकिन राजस्थान में आ थोड़ी सी कम है। तो डॉक्टर साहब, यही चर्चा चलता चलता एक मुंह बात तो होगी, एक खुर होया करे जानवर का, वे भी पक जावे, तो खुर पका शायद उन्हें बोलिया करे, खुर पका, मुंह पका, इस बीमारी का नाम है, जिसको हम अंग्रेजी में फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। ये फुट एंड माउथ डिजीज, ये बीमारी आमतौर पे बड़े जानवरों की है। भैंस और गाय में ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन जब बड़े जानवरों में इस बीमारी का प्रकोप आता है तो इससे हमें छोटे जानवरों को बचाना है, क्योंकि छोटे जानवरों में भी ये बीमारी आ सकती है। इसलिए अगर आपके बड़े जानवरों में, आपके क्षेत्र में ये बीमारी है, इसकी हिस्ट्री है अगर बीमारी की, तो आपके छोटे जानवरों को भी टीकाकरण करने की आवश्यकता है। ये साल में 2 बार इसका टीका लगता है। बिल्कुल। तो खुरपकारी बात होगी और मुंह भी बात कर ली। डॉक्टर साहब, बार बार जो एक बातें चल, एक तो जीवाणु और विषाणु, 2 तरह बीमारी होया करे, तो आप जो भेड़ारों और बकरियां जी जगह है, विन रख रखाव में कई सावधानी बरत सका जो बीमारी कम पन पे, कुछ ऐडी कोई आप उपाय बताओ, कोई प्रिकॉशन? जी, अगर आपके रेवड़ में बीमारियां नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको आपका व्यवस्थापन, जो आवास का व्यवस्थापन है, वो अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ के आवास के व्यवस्थापन के साथ साथ आपके बाड़े में आपको कली चूना छिड़कना चाहिए हफ्ते में 1 बार कम से कम, और बाड़े में नमी ना रहे। बाड़े में अगर नमी है तो जीवाणु का या विषाणु का संक्रमण ज़्यादा होता है। इसके लिए आपका बाड़ा हमेशा सूखा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो बाह्य कृमि है, जो कीटाणु है, जैसे कि है चिचड़े है, जुए हैं, इससे अगर बचना है तो आपकी साफ सफाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर साहब बतायो कि जो बीमारियां विषाणु और जीवाणु 2 तरह होया करे, लेकिन विषाणु और जीवाणु बचन वास्ते साफ सफाई की जरूरत बहुत ज़रूरी है। पशुपालक जो किसान भाई बहन भी अगर देख रहे हैं प्रोग्राम में, सुन रहा है, तो आप बहुत ज़रूरी है कि वटे नमी नहीं रहनी चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए, सूखी जगह होनी चाहिए, इन वजह से विषाणु और जीवाणु बच सके। तो अलग अलग बात आप मुंह पका रोगरी भी कर ली और ब्लू टंगरी कर ली। अब आप कृमि की बात करी। कृमि मतलब होया करे कीड़ा। तो कीड़ा शायद 2 तरह होया करे, एक तो अंदर और एक बाहर। हाँ। तो सबसे पहले जो पेट वाला कीड़ा है, बड़ी बात कर ला। जी, कृमि को दो प्रकार में बांटा है, एक तो अंतरकृमि और एक बाह्य कृमि। अंतरकृमियों में जैसे कि पेट के कीड़े हो जाते हैं, या गुर्दे में कीड़े हो जाते हैं, फेफड़ों में कीड़े हो जाते हैं, और यकृत में, लीवर में कीड़े हो जाते हैं। तो इसमें
जो पेट के कीड़े हैं वो क्या करते हैं, पेट में रह के पशु का खून चूसते हैं और इसलिए पशु में खून की कमी हो जाती है और धीरे धीरे पशु का वजन घट जाता है और पशु का मृत्यु होता है। इसलिए अगर इससे पेट के कीड़ों से या अंदर के कीड़ों से बचना है तो हमें वर्षा ऋतु में अगस्त के महीने में 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में एक बार राजस्थान में एक बार आपको कीड़ों की दवाई अवश्य पिलानी चाहिए। तो ये जो नुकसान कीड़ों से होने वाला है इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो पेट में कीड़े, डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँ, कई लक्षण पता चले या सबने कीड़ा की दवाई पिलानी बहुत जरूरी है? इसमें लक्षण यही है कि खून की कमी से जो आंखें हैं वो पीली पड़ जाती है, पीलिया की तरह इसके लक्षण है। जानवर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, कृश हो जाता है और इसकी शक्ति जो है वो कम हो जाती है और फिर उसके बाद जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बीमारी है जिसको हम ह्यूमन में एनीमिया हो जाता है ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही है ये। तो इससे बचाव के लिए आपको साल में एक बार कीड़ों की दवाई अवश्य पिलानी है। जी, तो डॉक्टर साहब जो बात बताया, जो कृमि बोले, कीड़ा बोले करे, पेट में कीड़ा हो जाए करे, भेड़ बकरियां भी हो जावे और नो लक्षण हो जावे कि आंखें पीड़ी लागे और एनीमिया जुड़तो हुई बीमारी है जो मनुष्य में एनीमिया होया करे, खून की बीमारी होया करे, खून की कमी हुए। तो इन्हीं उपचार वही है कि अगस्त और जुलाई रे महीने में एक टीको लागिया करे, अगस्त महीने में। तो वो आप जरूर आप स्वास्थ्य केंद्र तक जाओ और वो टीको लगवाओ और पशु रो पूरा ध्यान रखो। तो डॉक्टर साहब बात होगी पेट रे कीड़ा री बात, एक जो शरीर बाहर वाला कीड़ा है वे कई तरह की बीमारियां है और वाणो लक्षण उपचार वे बताओ। जी, बाह्य कृमि जो है इसमें एक है चिचड़े, जुए और घुन। ये क्या पशु के त्वचा पर रहते हैं। त्वचा पर रहने से क्या है, इसमें ये चर्म रोग पैदा करते हैं। उसके साथ साथ ये जो बाह्य कृमि है ये खून भी चूसते हैं। तो जो हमने पेट के कीड़ों के बारे में जैसे बताया वैसे इसमें भी एनीमिया हो जाता है, पशु इसमें बेचैन हो जाता है और चर्म रोग हो जाता है। पशु की जो त्वचा है उसके क्वालिटी खराब हो जाती है चर्म रोग के कारण और बेचैन होने के कारण इसके उत्पाद में घट हो जाती है। तो इनसे अगर बचना है हमें, हाँ, तीसरा एक और इनका ये है कि ये बाह्य जो कृमि है वो बीमारियों का फैलाव करते हैं। अच्छा, एक जानवर से दूसरे जानवर में, जैसे प्रोटोजोल बीमारियां है, ये बबेशिया हो गया या अन्य जो थैलेरिया हो गया, इस तरह की प्रोटोजोल बीमारियों का फैलाव ये बाह्य कृमि करते हैं। इसलिए इनका नियंत्रण करना हमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जो क्रीमेरी आप बता दी डॉक्टर साहब, तो एक और बीमारी बचे है जो फफूंद है, फंगल हो या करे, फंगल इन्फेक्शन बोला, जो फफूंद बोल जावा लोकल भाषा में, कहीं वेर इनो बचाव उपचार वो बताओ सर। फफूंद जो बीमारियां है जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हिंदी में कवक बोलते हैं, तो ये हम अंग्रेजी में इसको फंगस बोलते हैं। फंगस, हाँ। तो आपको पता है कि फंगस कई प्रकार के होते हैं और ख़ास करके ये फंगस जो है त्वचा की बीमारी करते हैं जिसको चर्म रोग बोलते हैं। और एक बार अगर फंगस की बीमारी हो जाएगी तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, इसका इलाज लंबा चलता है। इसलिए ये बीमारी नहीं हो जाए इसलिए आपका बाड़ा साफ सुथरा और सूखा होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि कई सारे फंगस होते हैं जो जानवर के अंदर जाते हैं और फेफड़े खराब करते हैं, निमोनिया करते हैं। तो ये जो अलग अलग बीमारी है और इसमें जो हम जानवर को दाना जो खिलाते हैं जिसमें फंगस हो जाती है और वो फंगस बाद में दाने को विषैला कर देते हैं। तो अगर वही विषैला दाना या नमी युक्त दाना अगर हम जानवर को खिलाए तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। बिल्कुल। तो फफूंदरी बात बताई डॉक्टर साहब के, एक खाने भी अठी दूसरी तरफ फैल जाए करे और उन्हें बचाव उपचार भी बताए। और डॉक्टर साहब एक संक्रामक और गैर संक्रामक है, दो बीमारियां, दो तरह की। तो दोनों बीमारियों में थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताओ। अभी हमने जितनी भी बातें करी वो संक्रामक बीमारियों के बारे में बातें करी जो एक दूसरे से या छुआछूत से हो जाती है।
गैर संक्रामक बीमारियां जो होती है वो वातावरण में बदलाव के कारण हो जाती है, खान पान के में कमी के कारण, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इस तरह के कारण हो जाती है। तो ये जो गैर संक्रामक बीमारियां है, इनमें एक है कि प्लांट टॉक्सिसिटी या वनस्पति विषाक्तता, जिसको हम बोल सकते हैं कि हम भेड़ को चराने ले जाते हैं तब कोई ऐसे प्लांट हो जाती है जो जहरीली होती है, उसके पत्ते खाने से जानवर की अचानक मृत्यु हो जाती है। खास करके इस साथ साथ एक और बात बता दूं कि अब आप किसान जो भाई बहन है पशुपालक के वर्ण वास्ते एक संदेश भी आपकी तरफों सारो सार जो बीमारियां वो भी आप बता दो जी। तो हम विषैले टॉक्सिसिटी की बात कर रहे थे प्लांट की। तो सारांश यही है कि किसान भाइयों, अगर हमें भेड़ और बकरी पालन में सक्सेसफुल होना है तो हमें इसके आवास की व्यवस्थापन अच्छा करना चाहिए, इसकी खिलाई पिलाई अच्छी करनी चाहिए। साथ साथ मैंने जो 2-3 टीकाकरण बताए वो करने चाहिए। और इसके साथ आपको जो हमारे भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने एक वार्षिक कैलेंडर डेवलप किया है जिसको हम हेल्थ कैलेंडर भी कहते हैं। उसमें हमने हर एक महीने में क्या क्या गतिविधियां करनी है, कौन सा टीका कब लगना है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल। और वो कैलेंडर जो है वो आप संस्थान की तरफ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर से तरफ से एक कैलेंडर जारी करियो गयो है। उनमें भेड़ा के बारे में, बकरियां के बारे में और जो पशुपालन के बारे में जो बात कही है, तो डॉक्टर गणेश गंगाराम सोनावणे साहब आप अठे पधारिया स्टूडियो में और इतनी महत्व बातें करी भेड़ बकरिया रे जो रोग फैलिया करे वाणे बचाव, उपचार, टीकाकरण रे सारू, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो भेड़ारी बातें कार्यक्रम में इतनी महत्व बातें मैं और एपिसोड में करता रहे वाला। फिलहाल इन कार्यक्रम में इन एपिसोड में मने दिरावो इजाजत। नमस्कार, राम राम। आपका भी धन्यवाद।